नमस्कार दोस्तों, लॉ ऑफ टॉर्ट्स के लेक्चर नंबर 9 में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के डॉक्ट्राइन से रिलेटेड रायलेंड्स वर्सेस फ्लेचर केस लॉ देखने वाले हैं। इस केस लॉ के अंदर कौन से रूल्स थे इनको हम लोग देखने वाले हैं और स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के एक्सेप्शंस या फिर डिफेंसेस कौन से हैं इनको हम लोग शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने स्ट्रिक्ट लायबिलिटी क्या है और इसके इसेंशियल एलिमेंट्स कौन से हैं इनको हमने डिटेल में डिस्कस किया था। तो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर को। सबसे पहले मैं आपको स्ट्रिक्ट लायबिलिटी क्या है ये आसान शब्दों में बताना चाहूंगा। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी यानी इमेजिन करिए आपके पास एक जमीन है, उस जमीन का आपने नॉन नेचुरल तरीके से इस्तेमाल किया। अपनी जमीन के ऊपर कोई डेंजरस चीज या फिर डेंजरस एनिमल आप लेके आ गए और आपकी गलती की वजह से या फिर आपके सर्वेंट की, एजेंट की, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर की या फिर आपकी एम्प्लॉय की गलती की वजह से वो डेंजरस चीज या फिर वो डेंजरस एनिमल आपकी प्रॉपर्टी से बाहर निकल गया और सामने वाले को या फिर आने जाने वाले किसी भी इंसान की बॉडी को या फिर प्रॉपर्टी को उससे नुकसान पहुंचा। तो ऐसे में आपको उस पर्टिकुलर इंसान को कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा अंडर द डॉक्ट्राइन ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। ये कहता है कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। आशा करता हूं आपको आसान शब्दों में समझ में आया होगा और इसी से रिलेटेड एक फेमस केस लॉ है रायलेंड्स वर्सेस फ्लेचर 1868। इस केस में प्लेंटिफ थे मिस्टर फ्लेचर और डिफेंडेंट थे मिस्टर रायलेंड्स। इस केस के फैक्ट्स कुछ इस प्रकार से हैं। सबसे पहले मैं उन्हें रीड आउट कर देता हूं, इसके बाद मैं उन्हें एक्सप्लेन करूंगा इन हिंदी लैंग्वेज। मिस्टर रायलेंड्स hired an independent contractor to construct a water reservoir on his land. Mr. Fletcher had taken neighboring plot on lease and was working on mining coal mines. The workers hired by an independent contractor observed some hollow portions in the water reservoir constructed. Instead of sealing the hollow portions, they chose to fill them with mud and continued constructing the water reservoir. After the reservoir was completed and it was filled up with water, the water escaped from the hole and made substantial damages to the coal mines of Mr. Fletcher, and he had filed a suit for negligence against Mr. Rylands. आप अभी इस केस के फैक्ट्स को अपने आंखों के सामने लाइए। आपके सामने दो जमीनें होनी चाहिए, एक जमीन जिसके मालिक है मिस्टर रायलैंड्स और दूसरी जमीन जिसको मिस्टर फ्लेचर ने लीज पे लेके रखा है और मिस्टर फ्लेचर अपनी जमीन के ऊपर कोल माइनिंग कर रहे हैं। मिस्टर रायलैंड्स जिस जमीन के मालिक है उस जमीन के ऊपर उन्हें पानी की टंकी कंस्ट्रक्ट करनी है। पानी की टंकी अपने आंखों के सामने लेके आइए। शोले फिल्म में वीरू जिस पानी की टंकी के ऊपर चढ़ रहा था वैसी पानी की टंकी उन्हें अपने लैंड के ऊपर कंस्ट्रक्ट करनी है और इसके लिए मिस्टर रायलैंड्स ने एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को हायर किया। इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर ने कुछ वर्कर्स हायर किए वो पानी की टंकी बनाने के लिए। जब मिस्टर रायलैंड्स के जो वर्कर्स थे, मतलब उन्होंने जो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर हायर किया उनके जो वर्कर्स थे वो पानी की टंकी बना रहे थे, तो उनका जो कंस्ट्रक्शन था वो मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं मराठी में कहते हैं थुक पट्टी का काम था, यानी बिलो एवरेज कंस्ट्रक्शन क्वालिटी था। उस वाटर रिजर्वायर में कुछ हॉलो पोर्शंस थे यानी कुछ होल्स थे और वर्कर्स को वो नजर भी आए, लेकिन उन्होंने उस होल्स को मड से कवर कर दिया, यानी उन होल में कीचड़ डाल दिया ये सोचते हुए कि कुछ नहीं होने वाला। और वाटर रिजर्वायर जब कंस्ट्रक्ट कर दिया तो होल्स वैसे के वैसे थे और उनमें सिर्फ कीचड़ डाला हुआ था, ना कि सीमेंट। इससे क्या हुआ, जब उस वाटर रिजर्वायर में जब पानी डाला गया तो वो होल्स फूट गए, उनके अंदर का जो कीचड़ था वो निकल गया और जो पानी था वो उन होल्स से बाहर निकल गया इन द नेबरिंग प्लॉट। नेबरिंग प्लॉट मिस्टर फ्लेचर ने लीज पे लेके रखा था और उस प्लॉट के ऊपर कोल माइनिंग चल रहा था। तो मिस्टर रायलैंड्स की प्रॉपर्टी से जो पानी था वो मिस्टर फ्लेचर के प्लॉट के ऊपर निकल गया और उस पानी की वजह से जो कोल माइंस थे उनको बहुत ज्यादा डैमेज पहुंच गया। तो मिस्टर फ्लेचर ने मिस्टर रायलैंड्स के खिलाफ सूट फाइल कर दिया ऑफ नेग्लिजेंस। रायलैंड्स वर्सेस फ्लेचर केस में जो आर्ग्यूमेंट्स थे वो कुछ इस प्रकार से थे। सबसे पहले मैं उन्हें रीड आउट कर देता हूं। मिस्टर रायलैंड्स आर्ग्यूड दैट ही हायर्ड एन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर. He had no control over the actions of independent contractor. Hence, he is not liable for the mistake of independent contractor. Majority of the judge in the constitutional bench were agreeing upon that, but
One of the judge held that Mr. Fletcher had full right to enjoy the land, and as the water escaped from the land of Mr. Rylance, hence he is guilty, he is indirectly guilty of tort of trespass, hence he is liable to pay the compensation. मैं आर्ग्यूमेंट्स को सबसे पहले आपको हिंदी में समझा देता हूं. मिस्टर राइलेंस ने यह आर्ग्यू किया, उस जमीन के ऊपर उनका मालिकाना हक था, उनको अपनी जमीन के ऊपर सिर्फ एक वाटर रिजर्वायर कंस्ट्रक्ट करना था. इसके लिए उन्होंने एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को हायर किया. उस इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर की एक्शंस के ऊपर उनका कोई कंट्रोल नहीं था, ये उन्होंने आर्ग्यू किया. और इसी वजह से बेशक वो कंस्ट्रक्शन बिलो एवरेज था, बेशक वो पानी बेशक वो वाटर रिजर्वायर का पानी नेबरिंग प्लॉट में चला गया, जिससे मिस्टर फ्लेचर की कोल माइंस को डैमेज पहुंचा, लेकिन इस एक्शन के ऊपर उनका कोई कंट्रोल नहीं था. लेकिन एक जज था वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में, उसने ये आर्ग्यू किया कि मिस्टर फ्लेचर की इसमें क्या गलती है. बेशक तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बेशक तुम्हारे इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर की वजह से ये पानी एस्केप हुआ है, लेकिन उस जमीन के ऊपर मालिकाना हक तुम्हारा है. एक जमीन के ऊपर वाटर रिजर्वायर कंस्ट्रक्ट करना ये अननेचुरल यूज ऑफ लैंड है, और वो पानी तुम्हारी लैंड से होकर दूसरी लैंड में चला गया, यानी यू हैव इनडायरेक्टली कमिटेड टॉर्ट ऑफ ट्रेसपास, यानी तुम्हें कॉम्पनसेशन तो करना ही पड़ेगा. और जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच था जजेस का, उनको ये आर्ग्यूमेंट भी पसंद आया और जजेस ने यूनानिमस डिसीजन दिया. जजमेंट कुछ इस प्रकार से: मिस्टर राइलेंस वॉज गिल्टी ऑफ टॉर्ट ऑफ ट्रेसपास and a new rule of strict liability was formulated in the case. जजेस ने यूनानिमस डिसीजन ये दिया कि मिस्टर राइलेंस वॉज गिल्टी ऑफ टॉर्ट ऑफ ट्रेसपास, और उन्होंने इस केस लॉ के अंदर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का एक लैंडमार्क रूल बना दिया. रूल्स क्या थे अभी हम लोग देखते हैं. देयर आर 3 रूल्स लेट डाउन इन द केस. देयर शुड बी अ डेंजरस सब्सटेंस स्टोर्ड बाय द डिफेंडेंट एंड इट शुड बी एस्केप्ड. There should be a non-natural use of land. The substance should be dangerous if it escaped. ये तीनों कंडीशंस इस पर्टिकुलर सिचुएशन में सेटिस्फाई होती है, यानी डेंजरस सब्सटेंस स्टोर्ड बाय डिफेंडेंट, यानी मिस्टर राइलेंस ने जो डेंजरस सब्सटेंस स्टोर करके रखा था वो था प्रचुर मात्रा में पानी, यानी एक्सेसिव मात्रा में पानी स्टोर करके रखा था. आप सभी ने अगर न्यूज देखा होगा तो आपको पता होगा कि अगर बहुत ज्यादा मात्रा में पानी बाहर निकलता है तो उससे कितना डैमेज होता है, जैसा कि इस केस में हुआ. इसके बाद में देयर शुड बी अ नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड. अपनी लैंड के ऊपर एक बहुत ही बड़ी पानी की टंकी आम इंसान नहीं लगाते. सो दिस इज नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड. दिस कंडीशन इज ऑल्सो सेटिस्फाइड. द सब्सटेंस शुड बी डेंजरस इफ इट एस्केप्ड. इस पर्टिकुलर केस में पानी एस्केप हुआ और वो डेंजरस साबित हुआ. उस पानी की वजह से मिस्टर फ्लेचर की, जिन्होंने वो एडजेसेंट प्लॉट लीज पर देके रखा था और उनकी कोल माइंस थी, और इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जब पानी एस्केप हुआ तो उनकी प्रॉपर्टी को, उनकी कोल माइंस को बहुत ही ज्यादा डैमेज हुआ. सो इट वॉज डेंजरस फॉर मिस्टर फ्लेचर. यानी इस पर्टिकुलर सिचुएशन में तीनों कंडीशंस सेटिस्फाई हो गई एंड मिस्टर राइलेंस वॉज bound to pay compensation according to the rule of strict liability. अभी हम लोग डिस्कस करेंगे exceptions to the rule of strict liability. Exceptions, there are 5 exceptions to the rule of strict liability. They are act of God, plaintiff as a wrongdoer, wrongful act committed by a third party, common use of land by both parties to the suit, and statutory actions. Act of God यानी आप सभी को पता होगा अर्थक्वेक, एक्सेसिव रेनफॉल या फिर सुनामी, वोल्केनिक इरप्शंस, इन सभी चीज़ों के ऊपर किसी आम इंसान का कंट्रोल नहीं होता, और आम इंसान एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता कि इस पर्टिकुलर दिन ये सुनामी आने वाला है या फिर वोल्केनिक इरप्शंस होने वाला है या फिर अर्थक्वेक आने वाला है. और ऐसी चीज़ों को एक एक्सेप्शन मान दिया जाता है फॉर द डॉक्ट्राइन ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी. दूसरा एक्सेप्शन है प्लेंटिफ एज अ रॉन्ग डूअर, यानी प्लेंटिफ को जो भी डैमेज हुआ है वो उसी की गलती की वजह से अगर हुआ होगा तो इन चीज़ों को भी एक्सेप्शन मान लिया जाता है ऑफ द डॉक्ट्राइन ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी. इसके बाद में तीसरी चीज़ है रॉन्गफुल एक्ट कमिटेड बाय द थर्ड पार्टी. सूट में प्लेंटिफ वर्सेस डिफेंडेंट है, लेकिन अगर डिफेंडेंट ये प्रूव करता है कि किसी थर्ड पार्टी की एक्शन की वजह से, एंड दैट थर्ड पार्टी शुड बी अननोन,
इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ था, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर वाज अ थर्ड पार्टी बट ही वाज नॉट अननोन। अगर किसी अननोन थर्ड पार्टी की एक्शंस की वजह से अगर डैमेज सफर करना पड़ता है प्लेंटिफ को, तो ऐसे में डिफेंडेंट विल नॉट बी हेल्ड लायबल टू कॉम्पनसेट द प्लेंटिफ बिकॉज the wrongful act committed by third party is an exception to the rule of strict liability. Doctrine of strict liability का चौथा एक्सेप्शन है common use of land by both parties to the suit. यानी एक लैंड का टुकड़ा है जिसको दो हिस्सों में डिवाइड किया है और दोनों लोग यानी प्लेंटिफ और डिफेंडेंट उस पर्टिकुलर लैंड को कॉमनली इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसा कि भाई भाई के झगड़े में होता है, एक ही मतलब लैंड का एक ही टुकड़ा होता है जिसके दो भाग कर दिए जाते हैं और एक पर्टिकुलर हिस्सा जहां पर डिस्प्यूट होता है वो दोनों लोग कॉमनली यूज करते हैं। तो इस पर्टिकुलर हिस्से में अगर डिस्प्यूट उभर कर आया देन दैट इज ऑल्सो एन एक्सेप्शन ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। और पांचवा है स्टैट्यूटरी एक्शंस। इसका मैं केस लॉ बताना चाहता हूं, स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वर्सेस चिरंजीत लाल। तो स्टैट्यूटरी एक्शंस की वजह से अगर किसी की बॉडी को या फिर प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा तो ऐसे में as they are statutory actions, the state will not be liable to pay the compensation for the damage suffered to plaintiff, his body or his property. आशा करता हूं आपको exceptions समझ में आए होंगे। That's it for today's lecture. Thank you so much. Please like, share and subscribe to my channel.